ये इसके लिए। और कल मैं आपके सामने जो अप्रैल माह है आपका, उसके पूरे का रिवीजन करवाने वाला हूं। कल आपकी क्लास वो आने वाली है, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस भारतीय सुधारक को विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिनके सुझाव पर 1856 में यह दोस्तों आपके बिल जो है वो पारित हुआ था। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम आपके, जो रीमैरिज आपके जो एक्ट है ना, यह एक्ट किस वर्ष का है? यह एक्ट आपका 56 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे, इस एक्ट को पारित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन है? वो है छापना ईश्वर चंद। कौन है? ईश्वर चंद विद्यासागर जो है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण सवाल है, नोट करना। अगर सवाल पूछ ले कभी आपसे कि भाई इस बिल को पारित करने में सर्वाधिक योगदान देने वाले कौन है, ईश्वर चंद का नाम को ध्यान है, ठीक है। अगर आपसे यहां पर पूछ लूं आपसे, सती प्रथा जो है इसको समाप्त करने में योगदान किसका? आपके लिखना 1829 के अंदर जो है वो राजा राममोहन राय जो है, इनके प्रयास से विलियम बेंटिक साहब जो थे, इन्होंने इसको रद्द किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजा राममोहन राय के प्रयासों से बेंटिक साहब ने सती प्रथा को समाप्त किया है 1829 के अंदर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये दोनों सवालों के आंसर आपको ध्यान रखने हैं ना। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंडित जो भीमसेन जोशी हैं, इनका संबंध पूछूं आपसे, किस घराने से? छापना सो, इनका संबंध जो है वो किराना घराने से है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल पूछूं आपसे, पंडित जो भीमसेन जोशी है, इनका संबंध किस घराने से है? तो नोट करना, आपके किराना घराना जो है इससे संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किन वर्षों में ओलंपिक का मेडल जीता है? ठीक है, देखो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की बात करूं आपसे, इसने 2016 का जो ओलंपिक था, जो रियो ओलंपिक हुआ था, इसमें सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद में 2020 का जो ओलंपिक हुआ है, टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, सिल्वर मेडल जीतने वाली क्या है? सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भी यही है, ठीक है। सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है आपके? तो भी पीवी सिंधु का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे यहीं पर, याद कीजिए कि ओलंपिक में पूछे आपसे, ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली, फर्स्ट मेडल जीतने वाली भारत महिला पूछूं आपसे कौन आपके? भारतीय महिला कौन है? इनका नाम नोट करना आपके, कौन आपके? तो पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन है? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी है? कर्णम मल्लेश्वरी है। और ये आप जानते भी होंगे, कर्णम मल्लेश्वरी का खेल कौन सा है? वेट लिफ्टिंग। कौन सा खेल है? वेट लिफ्टिंग खेल है, जिसको आप क्या बोलते हैं? भारोत्तोलन भी कहते हो। और मैंने कहा था आपसे, सन 2000 के अंदर सिडनी ओलंपिक हुआ था, यहां जीता है। कुछ समय के बाद में ओलंपिक शुरू होने वाला है, तो ओलंपिक के जितने भी सवाल बनते हैं ना, वो हमारे लिए अपने आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो 2000 के अंदर सिडनी जो ओलंपिक हुआ था, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग के अंदर, भारोत्तोलन के अंदर क्या जीता? आपके गोल्ड जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग के अंदर आपके ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आपको नोट करना है। और ये ओलंपिक में हमारा पहला भारतीय महिला का गोल्ड, भारतीय महिला का पदक था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे कि अभी दोस्तों हाल ही में तो टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है, इस टोक्यो ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग, टोक्यो ओलंपिक के अंदर पहला जो मेडल है वो जीतने वाली कौन थी? वो थी हमारी कौन? आपके मीराबाई चानू। कौन थी? मीराबाई चानू थी। और आपको याद होगा कि इन्होंने आपके जो भारोत्तोलन खेल जो है उसमें सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3-4 बातें आपके सामने हो चुकी है, इनको आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए काम आएंगे आपको ना। 1774 में कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? देखो पहली बात दोस्तों, पहली बात तो आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किससे होती है? 1773 का जो रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, इससे स्थापना होती है, ठीक है। तो पहली बात तो रेगुलेटिंग जो एक्ट है, इससे स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दोस्तों एक्ट में कहा गया, इसी एक्ट में कहा गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर होगा ना, इसका पोस्ट का नाम चेंज हो जाएगा। अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल होने वाला है, ये पोस्ट का नया नाम हो चुका है, ठीक है। और यहीं पर नोट कर लीजिए आप जो है, और पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं ना, कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जब आपके क्राउन के द्वारा जो ईआईसी है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो पहला एक्ट कौन सा आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस एक्ट के अंदर जो है बंगाल जो गवर्नर था उसकी पोस्ट को चेंज कर दिया गया है, और वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी दोस्तों एक्ट में क्या है? इसी एक्ट में 1774 के अंदर जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक अपेक्स कोर्ट की स्थापना जो है कलकत्ता में होती है, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो पहले कौन बनते हैं? पहले छापना एलिजा इम्प्रे जो है, एलिजा इम्प्रे जो है वो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एलिजा इम्प्रे आपका ठीक आंसर है। अगर पूछूं आपसे आजादी के बाद, पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहाँ पर स्थापित
स्थापित हुई है उसकी स्थापना कब होती है? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। ये भी आपको नोट करना है। और इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1+7 सिस्टम था। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 आपके अन्य न्यायाधीश थे। और पूछूं आपसे, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? इनका नाम छापना हीरालाल जे कानिया जो है वो थे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले। वर्तमान में क्या है, आजादी से पहले की स्थिति क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 1+3 का फॉर्मेशन था, यहाँ 1+7 का फॉर्मेशन है, ठीक है। संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना संविधान के किसी भी भाग में कौन संशोधन कर सकता है? ठीक है। पहली बात दोस्तों, क्या संविधान में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहने वाला कौन सा केस था? ये केस था केशवानंद भारती केस। कौन सा है? केशवानंद भारती केस है। और मैंने आपसे कहा हुआ है यह केस की तारीख कौन सी है? 24 अप्रैल 1973 जो है वो इसकी तारीख थी, केशवानंद भारती केस की। इस केस में दोस्तों कहा गया, इस केस में कहा गया कि संसद जो है, नोट करना, जो पार्लियामेंट है वो अगर चाहे तो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। पावर किसके पास में? ये पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास में। मेरी बात सुनना, सवाल यही पूछ रहा है पावर किसके हाथ में? तो ये पावर पार्लियामेंट के हाथ में। अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। और इस केस में आपके 13 न्यायाधीश की बेंच थी, जो कि भारत की अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच है, 13 न्यायाधीश की बेंच, ठीक है। तो इसमें कहा संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे वो प्रस्तावना हो, कोई भी भाग हो, उसमें संसद चाहे तो अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको नोट करना है। सवाल पूछा यहां पर कि भाई किसी भी भाग में अमेंडमेंट करने की पावर किसके पास में है? तो ये पार्लियामेंट के पास में है। ये आपको ध्यान है। और पार्लियामेंट का उल्लेख संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 79 के अंदर हुआ है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट छापना आप, यह है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है इससे मिलकर बनती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें राज्यसभा जो है इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 के अंदर है। लोकसभा का उल्लेख किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 81 के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। राज्यसभा सदस्य है सोनल मानसिंह है। पहली बात दोस्तों, आपके सोनल मानसिंह जो है किसकी मेंबर? आपके राज्यसभा मेंबर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, राज्यसभा जो है इसके अंदर जो 12 मेंबर जो होते हैं वो मनोनीत कौन करेगा? आपके भारत का राष्ट्रपति करने वाला है। ये तो आप जानते हो, ठीक है। 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, उसमें से एक मेंबर कौन है? सोनल मानसिंह है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। इनमें सवाल पूछा है, सोनल मानसिंह जो है खालिस्तान और भरतनाट्यम डांस की फेमस डांसर है। तो ये ओडिसी डांस की और जो भरतनाट्यम डांस है, दोनों की फेमस डांसर है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 12 मेंबर राज्यसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगर आपसे पूछूं आपसे यहां पर कि भाई साहब ये जो 12 मेंबर नॉमिनेटर्स होते हैं, अगर पूछे आपसे ये किस क्षेत्र से आते हैं, तो लिखना आपके यह जो है वो समाज सेवा किससे आते हैं? समाज सेवा लिखना, समाज सेवा आपके कला से आते हैं, या फिर आपकी जो विज्ञान है इससे आएंगे, या साहित्य जो है इससे आने वाले हैं। ये 4 आपके जो लोग, ये 12 जो लोग होंगे आपके इससे आने वाले, ठीक है। साहित्य, समाज सेवा, कला, विज्ञान से। लेकिन दोस्तों अगर बात करूं मैं आपसे, जो स्टेट के अंदर छापना चाहो, जो स्टेट के अंदर जो विधान आपके परिषद जो होगी, जो विधान परिषद जो होने वाली है, इसमें राज्यपाल जो मेंबर नॉमिनेटेड करने वाला है, कितने मेंबर करने वाला है? 1/3 मेंबर करने वाला है। आपको बताना है कि इसके लिए 5 क्षेत्र होते हैं, 4 तो यही क्षेत्र होते हैं, एक क्षेत्र और होता है, उसका नाम क्या है आपको बताना है, ठीक है। जो राज्यपाल नॉमिनेटेड करता है स्टेट के अंदर, उसमें 4 तो बेटा यही होते हैं, कौन से? समाज सेवा, कला, विज्ञान और साहित्य। एक एक्स्ट्रा और होता है, और वो एक्स्ट्रा कौन सा होता है? वो एक्स्ट्रा होता है सहकारिता। कौन सा होता है? सहकारिता। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सहकारिता आपका एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 12वीं योजना किस वर्ष में पूरी होती है? आइए एक बार जो 12 योजनाएं आपकी, उनका एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन सी कब चलती है, ठीक है। देखो पहली जो योजना थी हमारी, वो याद होगा 1951 से 56 के बीच हमारी पहली वाली योजना थी, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, सेकंड वाली योजना थी हमारी, वो कब से कब तक की? आपके पहली वाली 51 से 56 के बीच में, सेकंड वाली 56 से 61 के बीच में थी, है ना। इसके बाद थर्ड कब थी हमारी? थर्ड थी हमारी 61 से 60 के बीच में थी थर्ड हमारी। इसके बाद में दोस्तों आपके, इसके बाद में 3 साल क्या हो चुका है? 3 साल आपका गैप आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में 3 साल जो है आपके, ये 3 साल गैप आ चुका है, ये 3 साल आपके हॉलीडे आ चुका है, ये आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद में 69 से 74 जो है वो हमारी 4th 5 ईयर प्लान थी। इसके बाद में 74 78 आपकी ये 5वीं थी। समय से पहले अंत होने वाली कौन सी है? समय से पहले अंत होने वाली वो 5वीं थी। केवल 4 वर्ष चलती है, ठीक है, केवल 4 वर्ष चलती है। 5वीं आपके समय से पहले आपके अंत हो गई है ना। इसके बाद की बात करूं मैं आपसे, इसके बाद 78 टू 79 और 79 टू 80 पूछा आपसे। इस समय चलाया गया रोलिंग प्लान। क्या था? रोलिंग प्लान चलाया गया है, ये भी आपको छापना है।
है, हमने इसमें सवाल किया था, ये आपको याद होगा, गुरनार मेडल वाला मॉडल था और मोरारजी देसाई साहब थे, रोलिंग प्लान की बात हमने की है, ठीक है। इसके बाद 80 टू 85 जो है ये हमारी कौन सी हो चुकी है, छठे नंबर वाली हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद 85 से 90 पूछूं आपसे, ये हमारे 7वां नंबर की है। फिर 2 साल वापस से आपके गैप आ रहा है, ठीक है, 2 साल वापस से गैप आ चुका है, ये वापस गैप आ चुका है, हॉलीडे हो चुका है। इसके बाद में 92 से 97 के बीच में जो है वो हमारी 8वीं होती है। इसके बाद 97 से 2002 की बात करूं आपसे, ये 9वीं होती है। 2002 से 2007 पूछूं आपसे, ये 10वीं होती है। 2007 से 2012 पूछूं आपसे, ये आपकी कौन सी, आपकी 11वीं होती है। और 2012 से 17 के बीच में छापना आपके, ये हमारी 12वीं होती है। तो ये आपके सामने सारे क्वेश्चन आपके सामने, जो पहली योजना जो है उससे लेकर के जो 12 तक की योजना है उसके क्वेश्चन आपके सामने। अगर कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई जो ये 5 ईयर प्लान थी, इसका मॉडल तैयार करने वाला कौन था, ये नोट करना दोस्तों आपके, ये था योजना आयोग। कौन था? ये था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग था। और अब इसके स्थान पर कौन आ चुका है? अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर बात करूं मैं इस प्लानिंग कमीशन की, इसकी स्थापना 1950 के अंदर होती है। और लिखना प्रधानमंत्री साहब जो है वो खुद दोस्तों इसके हेड होते हैं। और लिखना इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है ना, इसके अंदर एक उपाध्यक्ष भी होता है। अगर सवाल पूछे आपसे कि इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे गुलजारी लाल नंदा साहब जो है, वो पहले उपाध्यक्ष थे। और जो अंतिम, जब इसको समाप्त किया गया है 2015 के अंदर, तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है ये इसके अंतिम है, ठीक है। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो है वो इसके अंतिम है। और फिर दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में जो है वो नीति आयोग बन चुका है 2015 के अंदर, ये आप जानते हो, ठीक है। अगर पूछूं वर्तमान प्रधानमंत्री इसके हेड है, वर्तमान में सुमन बेरी छापना ये इसको उपाध्यक्ष है। और छापना BVR सुब्रमण्यम साहब जो है ये इसके सीईओ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एक सवाल में लिखा दिए। तो 12वीं किस वर्ष में पूरी होती है? 17 में पूरी होती है, नोट करना, ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत जो है वो किस एक्ट से की गई, ठीक है। देखो पोर्टफोलियो सिस्टम की बात करूं आपसे, इसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? विभागीय प्रणाली बोलते हैं। इसकी शुरुआत किस एक्ट से होती है? इसकी शुरुआत जो आपके वो 1861 का जो एक्ट है इससे शुरुआत होती है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत पूछूं आपसे, एक्ट कौन सा है? एक्ट हमारा 1861 का एक्ट है, ये आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आपके एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ठीक है। देखो अब सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो छापना पहले भारतीय जो है वो कौन थे आपके, सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वो थे विनोबा भावे। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके बारे में 2 क्वेश्चन आपको पक्का पक्का याद करने हैं। पहला क्वेश्चन तो लिखना आपके कि भारत में भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे, ये विनोबा भावे साहब थे, ठीक है। और पूछूं आपसे भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, वो भी भावे साहब थे। इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों ये अवार्ड कहां से मिलता है? ये अवार्ड आपके मनीला फिलीपींस जो है यहां से अवार्ड प्रदान करते हैं, ठीक है। इस अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है। ये अवार्ड इस बार किसको मिला है? ये अवार्ड जो है वो अभी हाल ही में लेटेस्ट किसको मिला है? रवि कन्नर को मिला है, ठीक है। रवि कन्नर साहब को लेटेस्ट मिला है, जो कि फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आपके काम की बात दोस्तों यहां पर ये है कि जो भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत करने वाले और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, वो भावे साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, केडी जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, तो केडी जाधव की बात करूं मैं आपसे, तो केडी जाधव साहब है आपकी, याद कीजिएगा, इनका ओलंपिक में मेडल किस में आता है? कुश्ती के अंदर आता है, रेसलिंग में आता है, ठीक है। अरे पूछूं आपसे कहां हुआ था ओलंपिक? 1952 का ओलंपिक था, याद कीजिएगा। और हेलेंस्की ओलंपिक कौन सा था? हेलेंस्की ओलंपिक था, याद कीजिएगा। 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था। हेलेंस्की जो है वो फिनलैंड की राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था, नोट करना। भारत का पहला, सवाल पूछे आपसे कि भारत का पहला ओलंपिक का मेडल किसके पास आता है, वो केडी जाधव के पास आता है। 1952 के अंदर हेलेंस्की ओलंपिक जो है फिनलैंड के अंदर हुआ, यहां पर इन्होंने जीत लिया है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत का पहला गोल्ड पूछूं आपसे, ये किसके पास आता है? ये आता है अभिनव बिंद्रा, किसके पास में? अभिनव बिंद्रा के पास आता है आपके। और याद कीजिए, बताइए मुझे फटाक से कि ओलंपिक का नाम कौन सा है, कहां हुआ था, और ओलंपिक का वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं? गोल्डन फाइबर छापना किसे बोलते हैं? जूट जो होती है इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है। जो जूट
जूट जो होती है, जो कॉटन जो होता है आपके, कॉटन जो होता है, जूट जो होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छापना, जूट को कहते हैं हम गोल्डन फाइबर, है ना, तो जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। और अगर पूछूं आपसे इसके उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल छापना, इसके उत्पादन में पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर, है ना, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। और अगर आपसे सवाल पूछूं आपसे, अगर पूछे गोल्डन ड्रॉप का मतलब क्या, बताओ मुझे, गोल्डन ड्रॉप का मतलब क्या, सो ये आपके छापना, जो मावठ की जो बारिश होती है, इसको रबी की फसल के लिए, जो रबी की फसल हमारी होती है, इसके लिए गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, ठीक है। ये सो वो फसल जो होती है आपकी, जो होली के आसपास कटती है, आप जानते होंगे इसको, होली के आसपास कटती है वाली फसल, जो आपके दिवाली के आसपास बोते हैं, इसको हम जो है, मतलब जो शीतकालीन, जो विंटर जो आपके क्रॉप्स होती है, उसे बोलते हैं हम रबी की फसल। आपके एग्जांपल लिख लीजिए, गेहूं चलना, गेहूं आपके, गेहूं है, मटर दोस्तों, आप गेहूं मटर आपके, चना हो गया, चना, सरसों हो गया छापना, गेहूं मटर चना सरसों, राई हो गया है, ये सारे किसके एग्जांपल है, इस रबी की फसल के एग्जांपल है, शीतकालीन फसल होती है। इसके लिए जो आपके बारिश जो होती है ना, जो आपके सर्दी की जो बारिश होती है, उसको मावट कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप के समान होती है, सुनहरी बूंद के समान होती है, ठीक है। आंख में प्राकृतिक रूप से कौन सा दोस्तों लेंस मिलता है, सो ये दोस्तों आपकी आंख है, क्या है, सो आपकी आंख है जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ये आपकी आंख आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। सवाल पूछा है कि इसमें कौन सा प्राकृतिक लेंस लगा हुआ छापना, इसके अंदर आपके प्राकृतिक रूप से कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें नेचुरल रूप से आपके कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, नोट करना, उत्तल लेंस लगा होता है। अगर दोस्तों आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपकी आई साइड वीक है, और अगर आपको पास की दिखाई नहीं देती है, क्या, अगर आपको जो है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, अगर आपको दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, अगर दूर की नहीं दिखती है, तो उसके लिए आपको जो है अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको दूर दृष्टि दोष है, अगर आपको पास की वस्तु नहीं दिखती है, तो इस कंडीशन में आपको उत्तल लेंस यूज करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बताना है मुझे, ये दो लेंस आपके सामने थे, एक तो था हमारा कौन सा, एक तो है हमारा कॉनकेव लेंस, एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव हो गया है, ये कॉन्वेक्स हो गया है। आपको बताना है कि इन दोनों में से क्षमता जो होगी आपकी, वो क्षमता जो है किसकी नेगेटिव होने वाली है और किसकी पॉजिटिव होने वाली, ठीक है। जो लेंस की क्षमता जो होती है, उसको हम लोग किस में नापते हैं, उसको हम लोग जो है डायरेक्टर में नापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो लेंस की जो पावर जो होगी ना, उसको हम इसमें नापने वाले। सवाल आपके सामने ये है कि दोनों में से किस लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी ऑलवेज, और किसकी पॉजिटिव होगी, ये आपको छापना है, ठीक है। जो मेरा दोस्तों लगा हुआ है ना, जो मेरा वाला लेंस है आपके, वो नेगेटिव पावर वाला लेंस है। बच्चों का जो लेंस होता है देखना आपके, उसकी क्षमता नेगेटिव होती है, बच्चों वालों की, है ना। और जो बूढ़ों के लगता है आपके, उसकी क्या आपके, उसकी पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑलवेज करेक्ट है ना, ये ऑलवेज करेक्ट है कि कॉनकेव की नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पादप जगत का उभयचर कौन है, बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने, अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल आपको। जो प्लांट जो किंगडम है उसका पूछा जाए आपसे, उसका उभयचर कौन है, उसका एम्फीबियन, इंग्लिश वाला लिखना आपके, उसका एम्फीबियन कौन है, सवाल आपसे पूछा है। मतलब दोस्तों कौन सा पादप को हम जो है वो पादप का एम्फीबियन बोलते हैं। एम्फीबियन का मतलब यह है कि आपके जो जल में भी रह सकता है और जो स्थल में भी रह सकता है आपके, वो हो गया एम्फीबियन, ठीक है। जल में भी रह लेगा, स्थल में भी रह लेगा। जैसे मेंढक होता है ना, मेंढक की तरह एम्फीबियन होता है, मेंढक जल में भी रह लेता है और आपके किसके अंदर, और जो आपके स्थल के अंदर भी रह लेता है, वो आपके एम्फीबियन। 15 में घोषणा होती है कि 12वीं जो योजना उसको समाप्त कर देंगे, वो लास्ट होगी, पर अंत उसका 17 में ही होता है, ठीक है। 15 में घोषणा होती है कि भाई अब जो है योजना अगली नहीं आएगी, 17 तक चलने वाली है, उसके बाद लास्ट योजना होगी, अंत उसका 17 में ही होता है बेटा, है ना। देखो सवाल पूछा मैंने आपसे कि जो आपके जो पादप जगत है उसका उभयचर कौन है, उसका एम्फीबियन कौन है, छापना सो उसका एम्फीबियन होता है। एक बार आप मेरे साथ में नोट करना, थोड़ा टफ है, फिर भी कोई बात नहीं, सवाल आएगा एग्जाम में, आप ठीक कर जाओगे, ठीक है। तो पादप दो टाइप के होते हैं, एक जिनमें फूल जो होता है वो होता है, ठीक है, जिनमें फ्लावर जो है आपके होता है, एक वो पादप होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जिनमें फूल नहीं होता है, ठीक है, जिनमें फूल नहीं होता है, जिनमें फ्लावर नहीं होता है, एक ये पादप होते हैं, ठीक है। दो टाइप के पादप, जिनमें फूल होता है और जिनमें फूल नहीं होता, ठीक है। जिनमें दोस्तों फूल होता है उनको हम बोलते हैं पुष्पोद्भिद, क्या बोलते हैं, पुष्पोद्भिद कहते हैं, आपके फेनोरागेम्स कहते हैं, ठीक है। जिनमें फूल नहीं होता उनका बोलते हैं आपके, इन्हें बोलते हैं अपुष्पोद्भिद कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं छापना क्रिप्टोगैमस कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे क्रिप्टोगैमस कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपने ये नाम सुने होंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसमें दो टाइप के पौधे आते हैं, दो टाइप के प्लांट इसमें आते हैं। एक आता है इसमें आपके जिम्नोस्पर्म, क्या आता है, एक आता है इसके अंदर जिम्नोस्पर्म, एक का नाम आपके, और एक का नाम है एंजियोस्पर्म, क्या नाम है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। और इसके अंदर तीन टाइप के पौधे आते हैं, एक आता है थैलोफाइट, कौन सा आता है, थैलोफाइट आता है, एक आता है आपके ब्रायोफाइट, कौन सा है, ब्रायोफाइट आता है, और एक आपके आता है टेरिडोफाइट, कौन सा है, टेरिडोफाइट आता है। ये तीन टाइप के पौधे आपके सामने इसमें आते हैं, ठीक है। थैलोफाइट वो होते हैं जो ओनली पानी, जो केवल पानी में रहते हैं, वो थैलोफाइट होते हैं, ठीक है। जो पानी प्लस स्थल दोनों पे रहते हैं वो ब्रायोफाइट होते हैं, ठीक है। और पहला
और पहला स्थलीय पादप पूछूं आपसे कौन सा है, वो है आपके टेरिडोफाइट। ये भी आपको छापना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे कि पादप जगत के अंदर पहला स्थलीय पादप कौन सा होगा जो केवल स्थल पर रहेगा, वो टेरिडोफाइट आपका होने वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों ब्रायोफाइट जो है ना, इसमें फॉल्स रूट होती है, लिखो इस बात को, जो ब्रायोफाइट जो होता है इसके अंदर फॉल्स रूट होती है। ये सवाल खूब पूछा गया है। इसको बोलते हैं मूल का आभास होना। मूल नहीं होता, जड़ नहीं होती, केवल मूल का आभास होता है। तो सवाल पूछूं आपसे कि मूलाभास किसमें होता है, मूलाभास जो है वो इसमें होता है। लिख लो इस सवाल को, एग्जाम में खूब पूछता है, फॉल्स रूट किसमें मिलती है या फिर आपके मूलाभास किसमें मिलता है, तो वो इसके अंदर मिलता है, ब्रायोफाइट में। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक वर्गीकरण है, बाकी आगे भी बहुत कुछ होता है, पर एग्जाम के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी आपके, पश्चिमी घाट की बात करूं मैं आपसे, पश्चिमी घाट की अगर बात करते हैं तो पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात से स्टार्ट आपको हो जाता है और ये साउथ में आपके अंतिम पॉइंट तक जाता है, पश्चिमी घाट, ठीक है। इसी को दोस्तों, इसका जो नॉर्थ वाला भाग है उसे हम लोग सह्याद्री कहते हैं, ठीक है। ये आपने खूब सुना होगा, पश्चिमी घाट का जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसको सह्याद्री बोलते हैं। सवाल पूछा है कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। यहां दोस्तों इसकी हाईएस्ट पीक है, इसका नाम होता है अनाईमुडी। क्या होता है, अनाईमुडी इसका नाम है, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है। कौन सी, जो अन्नामलाई की जो पहाड़ी होती है वहां मिलती है। ये भी आपको छापना है, ठीक है। इसका दोस्तों ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है यहाँ एक चोटी और है, उसका नाम है तोता बेटा चोटी आपके। और कभी सवाल पूछूं आपसे, ये किसकी हाईएस्ट पीक है, नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, तोता बेटा नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आप नोट करना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए, किसने तानसेन को मियां की उपाधि दी आपके, तानसेन को मियां कहने वाले कौन थे, अकबर थे। इनके दरबार में 9 रत्न थे, आप जानते हो। तानसेन को मियां कहने वाले अकबर साहब थे, नोट करना, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। सो अगर पूछूं आपसे वो घटना कौन सी है जिसके बाद में, देखो 1920 के अंदर आपके असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और सो यह आंदोलन इतना सफल रहा था शुरुआत के अंदर जो है कि महात्मा गांधी ने यह कह दिया था कि मैं आपको 1 साल के अंदर जो है वो फ्रीडम दिलवा दूंगा, ये बात कह दी, ठीक है। और इन्होंने जो है, लेकिन उसके बाद में एक घटना ऐसी होती है 5 फरवरी 1922 को, और घटना का नाम था चोरा चोरी घटना, इसका नाम था। और आपको याद होगा घटना कहां पर होती है, ये गोरखपुर के अंदर एक पुलिस थाना होता है, उसको जला देते हैं लोग आपके। उसके बाद में, इसके बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1920 में स्टार्ट हुआ था और चोरी चोरा जो घटना होती है उसके बाद में इसको बंद कर दिया है। गोरखपुर की घटना है, 5 फरवरी 1922 को होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलेनियम और रेडियम, देखा किसकी खोज के लिए, रेडियम की खोज के लिए, और जो पोलेनियम की जो खोज है इसके लिए जानते हैं आपके, तो लिखना रेडियम और पोलेनियम। किसका, रेडियम और पोलेनियम जो है इसकी खोज करने वाला कौन था, इसकी खोज करने वाली मैडम क्यूरी। कौन थी, मैडम क्यूरी थी, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेडियम और पोलेनियम जो है इसकी खोज करने वाला कौन था, इसकी खोज करने वाली सो मैडम क्यूरी थी। रेडियम की खोज करने वाली मैडम क्यूरी है। यह सवाल खूब आपसे पूछता है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि रेडियो एक्टिविटी जो है आपके जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, अगर पूछूं इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो सक्रियता कहते हैं। सवाल यह है आपके सामने कि इसका मात्रक क्या छापना, इसका मात्रक होता है या तो बैकुरल होता है इसका मात्रक है, या क्यूरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बैकुरल और क्यूरी इसका मात्रक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा सवाल है, नोट करना, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका पूछूं आपसे किसमें दायर हो सकती है, ठीक है। अगर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव जो है इसमें अगर विवाद हो गया, पहली बात तो चुनाव जो है आपके, चुनाव पूछूं आपसे, चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 54 में लिखा हुआ है कि चुनाव में भाग कौन कौन लेगा, ठीक है। निर्वाचक मंडल क्या होने वाला है इसके बारे में उल्लेख है, ठीक है। 55 में लिखा हुआ है चुनाव की जो विधि होगी, मेथड होगी, वो क्या होने वाली है, तो वो होगी एसटीवी मेथड होने वाला है। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किससे होगा आपके, वो एसटीवी मेथड से होने वाला है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होने वाला है, और आर्टिकल नंबर 55 में ये बात का उल्लेख है, ठीक है। और दोस्तों अगर कोई विवाद हो गया, अगर डिस्प्यूट हो गया है, तो इस डिस्प्यूट का निपटारा आर्टिकल नंबर 71 के अनुसार जो है ओनली सुप्रीम कोर्ट करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा आपके, यह लाल कृष्ण अडवाणी जी की है, और इस बार इनको आप जानते हो भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनेगा कि माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है वो किसकी पुस्तक है छापना, वो अडवाणी जी की पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस ऐतिहासिक समझौते पर साइन किया, ठीक है। 1916 पूछूं आपसे, अधिवेशन कौन सा होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन की हेड कौन बनती है, इसके हेड होते हैं आपके अंबिका चंद मजमूदार जो है वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। ये इसके हेड होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस दोस्तों अधिवेशन के अंदर आपके 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, एक तो जो कांग्रेस के जो नरम दल थे और
जो गरम दल थे इनका आपस में क्या हो गया, इनका आपस में आपके निपटारा हो गया है, इनका वापस से आपका पैचअप हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसके बीच भी एक एग्रीमेंट हो गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो लखनऊ अधिवेशन पूछूं आपसे 1916 के अंदर होता है, अंबिका चरण मजमूदार जो है वो इसकी हेड होती है। दो एग्रीमेंट आपके सामने यहाँ पर किए गए हैं ना। आगे देखिए, भारत की आकस्मिक निधि का संचालन पूछूं आपसे किसके द्वारा दोस्तों होता है। देखो, एक तो होती है हमारी संचित निधि होती है, जिसके बारे में जिक्र किया था मैंने आपसे पहले जो है। इसका उल्लेख कहाँ है, इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल नंबर 266 के अंदर आपके, और सारी संचित निधि जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। अगर आपको इससे 1 रुपया भी निकालना है तो मैंने कहा था एक विनियोग विधेयक लाना पड़ता है, और वो जो विनियोग विधेयक जो होता है, एप्रोप्रिएशन जो बिल होता है, उसको पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है, ठीक है। पर दोस्तों आपके एक फंड और होता है, उसको बोलते हैं हम लोग आपके आकस्मिक निधि बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंटिजेंसी फंड। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं हम लोग कंटिजेंसी फंड कहते हैं। और यह फंड जो है भारत के आर्टिकल नंबर 267 के अंदर लिखा हुआ है, और भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके हाथ में ये फंड होगा, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उनके हाथ में फंड होने वाला है। कोई बाढ़, भूकंप, आपदा, सुनामी दोस्तों आ चुकी है भाई, तुरंत हम आपके बिल पास नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर, जो है संभावना नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर कंटिजेंसी फंड का यूज करने वाले हम लोग आपके राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ये आपको ध्यान रखना है।